हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्स्थ अटेम्प्ट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन गवर्नमेंट वेबसाइट और न्यूज़ चैनल का जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाया हूँ। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गेमिंग और उससे जुड़े मुद्दे जैसे एडिक्शन, गैम्बलिंग, बैन, टैक्सेशन और रेगुलेशन की। अपनी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2019 और 2022 की माननीय प्रधानमंत्री जी की 2 वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिससे हमें ऑनलाइन गेमिंग में हो रहे परिवर्तन का पता चलता है। पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फ़र्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं। धन्यवाद। माननीय, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? या तो फ्रंटलाइन वाला होगा। दो वर्षों से हम अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से हम में से बहुत से बच्चों में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग की एडिक्शन सी हो गई है। इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए क्या करें? कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। As we all know, our classes have shifted online during the pandemic. There is so much distraction in our homes in the form of mobile, social media, etc. Sir, so my question is, how can we improve the learning through online classes? Thank you, Kirtana. My question is, as a teacher, conducting online teaching and learning has become a challenge. How best to face it, sir? धन्यवाद महोदय। Thank you, sir. मेरे मन में एक सवाल आता है कि आप लोगों ने बताया कि कहीं इधर इधर भटक जाते हैं। थोड़ा अपने आप को पूछिए कि जब आप ऑनलाइन रीडिंग करते हैं तो सचमुच में रीडिंग करते हैं कि रील देखते हैं? अब मैं आपको हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि मैंने आपको पकड़ लिया है। इन 2 वीडियो से हमें ऑनलाइन गेमिंग में हो रहे परिवर्तन का पता चलता है। 2019 में ऑनलाइन गेमिंग एक एंटरटेनमेंट की तरह इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन 2022 में अब वो एक एडिक्शन की तरह उभर कर सामने आई है। और ये एडिक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको न्यूज़ में अक्सर बच्चों के मर्डर करने या सुसाइड करने की न्यूज़ सुनने को मिल रही है। वहीं जहां ऑनलाइन गेमिंग की वजह से बच्चों में एडिक्शन पाई जा रही है, यही एडिक्शन अब युवा वर्ग के अंदर गैम्बलिंग के रूप में उभर कर सामने आई है। और इसकी वजह से वो कर्जा लेते हैं, डेप्ट में आ जाते हैं, और अब हमें न्यूज़ में युवा वर्ग के सुसाइड और मर्डर करने की न्यूज़ भी मिल रही है। ऑनलाइन गेमिंग का ये परिवर्तन जो 2019 में एंटरटेनमेंट से शुरू हुआ, लेकिन एडिक्शन से होते होते अब गैम्बलिंग तक पहुंच गया है। इसी को देखते हुए कांग्रेस के लीडर शशि थरूर जी ने 2019 में पार्लियामेंट के अंदर एक प्राइवेट बिल पेश किया था ऑनलाइन गेमिंग के रेगुलेशन के लिए। और इतना ही नहीं, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर सुशील मोदी जी ने भी पार्लियामेंट में इस स्पीच के अंदर ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कहा है। Sir, I am raising the issue of online gaming, the booming online gaming, which has become a big problem for the youngsters in this country. And crores of youngsters, they are become addictive of this online gaming. Or Swati Mahoday, because it is online, so it is very difficult to prevent the kids to become addictive of this online gaming.
And now this online gaming has been converted into gambling or betting. And now there is a controversy that it is a game of a skill or it is a game of chance. तो इसलिए सौती महोदय, ये जो ऑनलाइन गेमिंग है ये बहुत बड़ा एडिक्शन बनता जा रहा है. इसलिए I would like to highlight that this sector like the crypto industry certainly has a regulatory lacuna. So I would urge the government of India that uniform tax for online gaming, number one. And number two, I ask the government to make a comprehensive framework of regulation for online gaming. अगर कोई इस प्रकार का रेगुलेशन बनता है, नहीं तो इस देश के करोड़ों बच्चों को हम ऑनलाइन गेमिंग की आदत से रोक नहीं पाएंगे. ऑनलाइन गेमिंग से निपटने के हमारे पास 3 तरीके हैं. पहला, या तो ऑनलाइन गेमिंग को पूरा तरीके से बैन कर दिया जाए, या फिर इसके ऊपर टैक्स लगाया जाए, या फिर इसके ऊपर प्रॉपर रेगुलेशन लाया जाए जिससे ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल किया जा सके. क्योंकि गैम्बलिंग एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट ने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन लगाने की कोशिश पहले भी की है. जैसे कि स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु ने बच्चों के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के एडिक्शन, सुसाइड और उनके किलिंग बिहेवियर को देख के ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने का फ़ैसला किया. बट ये फ़ैसला वहाँ के हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया. क्यों? इसका क्या रीज़न है, इसे हम देखते हैं. जब स्टेट्स के द्वारा बनाए गए ऑनलाइन गेमिंग लॉ को हाई कोर्ट में पेश किया गया तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया. इसकी वजह क्या थी? इसके लिए हम एक केस देखते हैं, डॉक्टर KR लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का. इसके अंदर हाई कोर्ट ने गेम को 2 पार्ट में डिवाइड किया. एक गेम ऑफ स्किल. गेम ऑफ स्किल के अंदर हमारी वो गेम्स आती हैं जिसके अंदर नॉलेज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि क्रिकेट, गोल्फ, चेस, सुडोकू. और दूसरी तरफ उन्होंने बनाई गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ चांस में आपकी गेम्स आती हैं जैसे कि लूडो, डाइस गेम, कार्ड गेम, पोकर, रमी एक्सेट्रा. अब ये गेम्स हैं क्या? गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस. गेम ऑफ स्किल वो गेम होती हैं जिसके अंदर आपका नॉलेज का इस्तेमाल होता है या आपका कोई लॉजिक लगता है, और गेम ऑफ स्किल्स के अंदर उस गेम का आउटकम आपके फेवर में आ सकता है. वहीं पे गेम ऑफ चांस जो होती हैं वो सिंपल गैस पे काम करती हैं. इसमें कोई नॉलेज नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ अनुमान के ऊपर ही खेलना है. और क्योंकि आपको अनुमान पे खेलना होता है, गैस पे खेलना होता है, इसका आउटकम आपके हाथ में नहीं होता, इसका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता. इन 2 बेसिस पे ही हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग के बैन को रिजेक्ट किया. इसी चीज़ को समझते हैं एक और केस से, जो कि आपका है वरुण गंबर वर्सेस स्टेट ऑफ चंडीगढ़. ये केस आपका Dream11 ऐप से रिलेटेड है. इसके अंदर क्या है कि वरुण जो है वो 50,000 रुपये अपने हार जाते हैं Dream11 ऐप के अंदर, और वो ये कहते हैं कि Dream11 जो है वो गेम ऑफ स्किल नहीं, गेम ऑफ चांस है और इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए. बट Dream11 के रिप्रेजेंटेटिव इस चीज़ को खारिज करते हैं. वो कहते हैं ये गेम ऑफ चांस नहीं, गेम ऑफ स्किल है, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज और लॉजिक का इस्तेमाल होता है. उनके कहने के अनुसार Dream11 ऐप पे जाने के बाद आपको सबसे पहले एक स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करना होता है. वो क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी कुछ भी हो सकता है. उस स्पोर्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद आप एक मैच को सिलेक्ट करते हो, और उस मैच को सिलेक्ट करने के बाद आप एक टीम बनाते हो. जो टीम आप बनाओगे वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, ऐप के अंदर, वो टीम आपका रियलिटी में ग्राउंड में खेलती है. और इस टीम को बनाने के बाद आपको एक कंटेस्ट ज्वाइन करना होता है. आप जब एक कंपटीशन, एक कंटेस्ट ज्वाइन करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए आपको फ़ीस पे करनी होती है. इसके बाद उस कंटेस्ट का एक विनर निकल कर आता है, और उस विनर को प्राइज़ मनी दे दी जाती है. इस गेम के लिए आपको नॉलेज और स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि इसके अंदर आपको ग्राउंड कंडीशन का पता होना चाहिए, आपको पिच का पता होना चाहिए अगर वो क्रिकेट का मैच है, प्लस आपको वेदर का भी पता होना चाहिए. इतने सारे फैक्टर्स को पता होने के बाद ही आप ये गेम खेल सकते हो. तो इसलिए इस गेम को गेम ऑफ स्किल कहा जाएगा, गेम ऑफ चांस नहीं. हाँ, जीतना मैटर करता है गेम ऑफ चांस के ऊपर, बट क्योंकि गेम ऑफ चांस की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए ये गेम ऑफ स्किल्स के अंदर आती है. पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट ने ये फैसला Dream11 के पक्ष में दिया, और उन्होंने माना कि ये ऐप से जो गेम आप खेल रहे हैं, जो आप कंटेस्ट कर रहे हैं, वो गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस नहीं. वहीं दूसरी गेम्स जैसे कि डाइस, जैसे हम लूडो में खेलते हैं, या फिर पोकर, या फिर आपका व्हील,
ये सारी गेमें ऐसी हैं जिनका आउटकम आपके हाथ में नहीं है और आपको ये मालूम भी नहीं है कि ये गेम आप किसी प्लेयर के साथ खेल रहे हैं या फिर रोबोट के साथ। इन गेम्स को हाई कोर्ट ने गेम ऑफ चांस बताकर बैन करने के लिए कहा। अब देखते हैं आगे कि क्या ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर बैन करना सही रहेगा। इसके लिए हम देखते हैं एक छोटी सी वीडियो एडिक्शन के ऊपर। ये समस्या भी है, समाधान भी है। हम ये चाहें कि हमारे बच्चे टेक्नोलॉजी से दूर चले जाएं, फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदगी से एक प्रकार से पीछे की तरफ जाना शुरू होगा और इसलिए उसको ये टेक्नोलॉजी के संबंध में प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि ऑनलाइन गेमिंग पे बैन लगाने से कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी को बच्चों से वापस ले रहे हैं, तो इसलिए बैन सोल्यूशन है या नहीं। ऐसा नहीं कि बैन कभी लगाया नहीं गया, कुछ स्टेट्स ने पहले ही बैन लगाया था जैसा हमने देखा, और इवन तेलंगाना वो पहली स्टेट थी जिसने 2017 में बैन लगाया था। बैन लगाने के बाद ये देखा गया कि जितनी भी आपके ऑनलाइन गेमिंग में गैम्बलिंग हो रही है वो अंडरग्राउंड चली गई। आपकी जो ऐप इंस्टॉलेशन है वो अननोन सोर्सेज से होने लगी और उसके वजह से क्या वो डाटा प्राइवेसी, आपके फ़ोन की जब डाटा प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो उस केस में क्या होता है, आप नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज़ जमतारा में देख सकते हैं। इसके अंदर फ़ोन के द्वारा हुए आपके सारे स्कैम, सारे फ्रॉड के बारे में डिटेल में बताया गया है। इसके बाद डेब्ट ट्रैप, जब भी कोई पर्सन गेम खेलता है गैम्बलिंग के अंदर तो उसके बाद पैसे ना होने से वो या तो किसी से उधार लेता है या फिर वो अपने पेरेंट्स की मनी को बेकार करता है। तो उस डेब्ट ट्रैप की वजह से ही आपको यंगस्टर के अंदर सुसाइड और मर्डर की न्यूज़ देखने को मिल रही है। और इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि ये ऐप अननोन सोर्सेज से इंस्टॉल हो रही है तो इसके अंदर जो मनी इन्वॉल्व है उसको लेकर भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस सामने आ रहे हैं। और तेलंगाना जिन्होंने सबसे पहले इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया था उन्होंने ही कहा कि कंप्लीट बैन लगाना ऑनलाइन गेमिंग पर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हमारे पड़ोसी देश चाइना में भी ऑनलाइन गेमिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने कुछ रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट किया है। उनके रेगुलेशन कुछ इस तरीके से है कि कोई भी बच्चा ऑनलाइन गेमिंग जो है वो सिर्फ एक हफ्ते में 3 ही घंटे खेल सकता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और वो भी 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। और ये चीज़ को इंश्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो है गेमिंग कंपनीज और पेरेंट्स के ऊपर। इन केस अगर बच्चा इससे ज़्यादा गेम खेलता है या फिर इस चीज़ का उल्लंघन होता है रेगुलेशन का, तो उसके केस में अपने पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा, उनको सज़ा दी जाएगी। अगर बैन नहीं लगा सकते तो फिर क्या करना है? सेकंड ऑप्शन हमारे पास टैक्सेशन। बैन नहीं तो हम टैक्स लगा सकते हैं, बट इंडिया के अंदर जितनी भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप है उनके अंदर अभी टैक्स का प्रोविज़न नहीं है। हम कुछ फैक्ट चेक करते हैं जिनसे हमें चलेगा पता कि क्या टैक्स लगाना वायबल है या नहीं। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू का हमें चलता है पता कि 2022 में गेमिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू था $1.5 बिलियन और 2025 में ये $5 बिलियन तक हो सकता है। और अगर हम ट्रांजैक्शन बेस्ड गेमिंग की बात करें जिनके अंदर इंसान को पे करना होता है या फिर यूज़र पे करता है, उनकी ग्रोथ 25% हो रही है इंडिया के अंदर पर एनम। और इतना ही नहीं, जो पेइंग गेमर्स हैं, जितने भी पर्सन गेम खेलते हैं उनमें से जो पेड गेम खेलते हैं वो 2022 में 80 मिलियन है और 2025 तक ये आंकड़ा आपको 95 मिलियन तक देखने को मिल सकता है। और अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल में है। इंडिया के अंदर 38% पर एनम के हिसाब से ये इंडस्ट्री रेज कर रही है, वहीं पे चाइना और यूएस में ये 8% और 10% की दर से आगे बढ़ रही है। अगर हम इन ऐप परचेज जैसे कि वॉलेट या फिर वेपन्स और आपके जो गेम्स के अंदर उनके फीचर होते हैं, गेमिफिकेशन एलिमेंट जिनको हम कहते हैं, उनकी बात करें तो 2025 तक ये आंकड़ा 3,75,000 करोड़ तक देखा जाएगा। और ये अमाउंट इंडिया के एजुकेशन बजट और हेल्थ बजट दोनों के आंकड़ों से ज़्यादा है। तो इन सब फैक्ट्स को देखते हुए हमें एक चीज़ समझ में आती है कि बैन करने से अच्छा है टैक्स लगा दिया जाए। तो टैक्स का प्रोविज़न क्या किया जाए? ऑनलाइन गेमिंग में टैक्स उनकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे लगता है या फिर उनकी पूल प्राइज़ मनी, जैसे कि Dream11 ऐप है उसमें जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, कंट्रीब्यूशन के बाद जो प्राइज़ मिलता है उस प्राइज़ के ऊपर विनर को TDS पे करना होता है। एज सच कंपनी कोई भी टैक्स पे नहीं करती।
और थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट। कंपनी जो भी एडवर्टाइजमेंट करती है अपनी ऐप पर या फिर अपनी ऐप की एडवर्टाइजमेंट करवाती है उसके ऊपर टैक्स पे करती है। कुछ कंट्रीज जैसे कनाडा, यूएस और यूरोपियन यूनियन, इनके अंदर ऑनलाइन गेमिंग को बैन नहीं किया गया बल्कि वहाँ पे टैक्स लगाया गया है। उसी के बेसिस पे इंडिया के अंदर भी गेमिंग के टैक्स को प्रपोज किया गया है कि ऐसे गेम्स जो कि आपके गेम ऑफ स्किल हैं, जैसे कि Dream11 गेम या फिर MPL गेम जहाँ पे आपका स्किल का यूज़ होता है, चेस हो गया, तो उस केस में आपका जो टैक्स है वो होना चाहिए 18%, क्योंकि ये आपकी स्किल से जुड़ी हुई हैं। वहीं पे दूसरी ओर जो हमारी गेम ऑफ चांस हैं, जैसे कि लूडो, पोकर, रमी, जहाँ पे आउटकम खेलने वाले के हाथ में नहीं होता, वहाँ पे टैक्स प्रपोज किया गया है 28%। हम ये 18% GST और 28% GST लगाकर इस गेम को रेगुलेट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों प्लेयर हैं, तो फॉरेन प्लेयर की वजह से हमारे को FDI के अंदर बेनिफिट मिलेगा। हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गेमिंग इंडस्ट्री की वजह से बढ़ेगा। अब बात करते हैं हम रेगुलेशन के ऊपर। अगर हम गैम्बलिंग की बात करें तो गैम्बलिंग जो है वो शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है और इसके अंदर ये एक स्टेट का सब्जेक्ट है। और यही वजह है कि हमें देखने को मिलता है कि गोवा, दमन, दीव और सिक्किम, इन जगहों पर गैम्बलिंग जो है वो लीगल है, वहाँ पे आप गैम्बलिंग कर सकते हो। एज सच कोई भी सेंट्रल लॉ प्रिवेल नहीं करता। अभी जो सेंट्रल लॉ है वो हमारा ब्रिटिश टाइम का ही है, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867। इसी के बेसिस पे हमारा गैम्बलिंग के हम जितने भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करते हैं। और आपने देखा होगा कि 2020 में PUBG को बैन किया गया था। इसको बैन किया गया था हमारा सेक्शन 69 ऑफ IT एक्ट, जिसमें सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के बेसिस पे हमने इस PUBG गेम को बैन किया था, जो कि एक चाइनीज़ गेम थी। अब हम बात करते हैं न्यू प्रपोज रेगुलेशन की, कौन सी रेगुलेशन को प्रपोज किया गया है। पहले मिनिस्ट्रीज़, ऑनलाइन गेमिंग को जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री हैंडल करेगी वो होगी आपकी MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट, एथिक्स, कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के अंदर हम देखेंगे कि उसका जो कंटेंट है वो रूल्स के अकॉर्डिंग है, उसमें कोई वायलेंस या न्यूडिटी तो नहीं इन्वॉल्व है। तो इस चीज़ को देखेगी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और ये हमारा IT एक्ट 2000 के अंदर काउंट होगा। फिर बात करते हैं ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी को देखेगी हमारी यूथ अफेयर मिनिस्ट्री, और आखिरी में हमारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को देखेगी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। अब हम बात करते हैं आगे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म दो टाइप के हैं, एक आपका डोमेस्टिक और दूसरा आपका फॉरेन। क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग में गैम्बलिंग की वजह से काफ़ी मनी इन्वॉल्व है, तो इसलिए न्यू प्रपोज रेगुलेशन के हिसाब से इन दोनों एंटिटी को पहले तो लीगल एंटिटी बनाया जाएगा, और लीगल एंटिटी का स्टेटस देने के बाद इनको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर लाया जाएगा, ताकि इनके अंदर होने वाली हर ट्रांजैक्शन का पता चल सके और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। उसके बाद रेगुलेटरी बॉडी का क्या काम होगा। रेगुलेटरी बॉडी को ये डिसाइड करना है कि गेम ऑफ स्किल कौन सी होगी और गेम ऑफ चांस कौन सी होगी, क्योंकि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को हाई कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट के अंदर डिफाइन किया है और इसके अंदर बहुत ही नैरो गैप है। तो इसलिए रेगुलेटरी बॉडी के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है कि वो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस के बेसिस पे गेम्स को अलग अलग पैमाने पर नाप सके। अब है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्प्यूट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके हमारे पास 3 स्टेजेस है। सबसे पहले आपका जो भी ग्रेवियंस होगा, जो भी आपकी परेशानी होगी, वो गेमिंग प्लेटफॉर्म ही सॉल्व करेगा। इन केस अगर वो सॉल्व नहीं कर पाया तो उस केस में गेमिंग इंडस्ट्री अपनी एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी और आपका केस उस बॉडी के पास जाएगा और वो कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। इन केस अगर वो भी आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए तो फिर आपका मैटर जाएगा एक गवर्नमेंट कमेटी के ऊपर, और ये गवर्नमेंट कमेटी आपके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी। अब बात करते हैं सेंट्रल लॉ की, क्योंकि हमारे पास एक ही लॉ है जो कि 1867 का बना हुआ है, तो इसलिए बॉडी ने रिकमेंड किया है कि हम एक लॉ बनाएंगे जो कि आपका रियल मनी, फ्री गेम्स, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन फैंटेसी गेम इन सब से डील करेगा, जहाँ पे आपकी रियल मनी की ट्रांजैक्शन हो रही है, और ये लॉ इन्हीं पर ही एप्लीकेबल होगा। वहीं दूसरी ओर ऐसी गेम्स हैं जिनके अंदर रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है, जैसे कैंडी क्रश टेम्पल गेम। तो
क्योंकि इनमें रियल मनी इन्वॉल्व नहीं है तो ये गेम्स आपकी सेंट्रल लॉ से बाहर रहेंगी, इसके अंदर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर इनमें से किसी भी गेम के अंदर ये पाया गया कि उसके यूज़र बहुत ज़्यादा हैं, या फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन को ट्रांजिट कर रही है, या फिर उसके अंदर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस है, या फिर कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र कर रही है, या फिर उसमें न्यूडिटी शो की जा रही है, तो उस केस में ये लॉ उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।